हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साधना क्लासेज। आज मैं कक्षा 12 के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सेकंड वीडियो यानी लेक्चर 2 लेके आया हूँ। इसके पहले हमने इस चैप्टर का पहला वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप देख लीजिए। वहाँ पर हमने वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। उसके बाद वैद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं कि वैद्युत आवेश की योज्यता नियम, आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण, यहाँ तक हमने बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद आता है आपका कूलॉम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो 11th में आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा। सेम ऐसे यहाँ पर कूलॉम का नियम है, बस गुरुत्वाकर्षण किसके कारण होता है, द्रव्यमान के कारण होता है, जबकि वैद्युत बल किसके कारण होता है, वो आवेश के कारण होता है। तो कूलॉम ने क्या बताया, जैसे हमने बताया था कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वो बल निर्भर किस पे करता है, जैसे बल लगा तो कितना बल लगेगा, कब ज़्यादा बल लगेगा, कब कम बल लगेगा, या जो हमारा बल है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके बारे में जानने के लिए कूलॉम ने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद अपना एक नियम दिया और फार्मूला दिया, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई दो आवेश है तो उनके बीच में कितना बल लगता है। तो उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई दो आवेश है, मान लिया दो आवेश है, यहाँ पर पहला हमारा आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, चाहे स्मॉल क्यू से लिखे चाहे कैपिटल क्यू से लिखें। पहला आवेश हमारा Q1 है और दूसरा आवेश हमारा Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। तो उन्होंने अध्ययन करके पता लगा कि जो इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, अभी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा, वो इनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि दोनों हमारा धन आवेश है या दोनों ऋण आवेश है, या एक धन है या एक ऋण है। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती। अनुप्रमानुपाती का मतलब अगर हमारा आवेश की मात्रा बढ़ती है तो हमारा बल भी बढ़ता है। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती यानी कि Q1 गुणे Q2। दूसरा उन्होंने ये बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा बल घटेगा, एक R के बढ़ने पर बल हमारा अगर घटेगा तो उसको कहेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती। तो अध्ययन के बताया कि उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/R। अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्ट होगा, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ से उन्होंने नियम बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी दिशा, क्योंकि जानते हैं कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो जिसकी दिशा क्या होगी, दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, यानी कि चाहे इधर होगा चाहे जिस आवेश का मात्रा ज्यादा होगा उसकी तरफ होगा। जैसे मान लीजिए आवेश हमारा प्रबल है, इसकी मात्रा अधिक है, और इसको खींच रहा है तो इधर होगा, अगर ये ज्यादा है इसको खींच रहा है तो इधर होगा, अगर ढकेल रहा है तो इसके विपरीत होगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये कूलॉम ने बताया। तो उस कूलॉम के नियम से हमारा क्या मिला हमको, F प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणे Q2, और ये प्रोपोर्शनल टू अनुपानुपाती को इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/R²। अगर इन दोनों को हम साथ में लिख सकें तो हमारा मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R²। अब हम ये अनुपानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट या एक नियतांक जुड़ता है। उसको मान लेंगे कि K हो गया, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पे जो K की वैल्यू होगी, जो K की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के घात 9। ये जो नियतांक की वैल्यू होती है ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो K बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9।
तो इसमें हम अगर रखते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे इस 9 गुणे 10 की घात 9 को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का। इस बल से हम पता लगा सकते हैं कि दो आवेश हमारा जिनका आवेश दिया गया होगा और उनके बीच की दूरी दी गई होगी, तो उनके बीच में हम पता लगा सकते हैं कितना बल लग सकता है। तो किस पे निर्भर कर रहा है, केवल उन दोनों के आवेशों पर और उसकी बीच की दूरी पर। यहाँ इसकी वैल्यू जो कि हमने बताया कि 1/4 है, 9 गुणे 10 की घात 9, मात्रा किसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। उसके बाद फिर एक चीज और, यहाँ हमने एप्सिलॉन नॉट लगाया है। ये एप्सिलॉन नॉट कब होगा, जब हमारा आवेश क्या हो निर्वात में या वायु में रखा हो। निर्वात आप लोग जानते हैं कि जैसे निर्वात जहाँ पर कोई माध्यम ना हो, हवा ना हो, कुछ भी ना हो, उसी निर्वात उसी माध्यम को क्या कहते हैं हम निर्वात। या ऐसा कह सकते हैं कोई माध्यम ही ना हो तो उसी को क्या कहते हैं हम निर्वात कहते हैं। निर्वात मिलता नहीं, निर्वात बनाया जाता है। जैसे मान ले कोई चैम्बर हो कांच का, उसमें से वैक्यूम प्रेशर से क्या कर ले हवा को निकाल ले, तो उसके अंदर क्या बन जाएगा निर्वात बन जाएगा। तो निर्वात क्या होता है, निर्वात ऐसा जगह है जिसमें कोई माध्यम ना हो। तो अगर वो हमारा आवेश निर्वात में रखा हुआ है या वायु में है, क्योंकि निर्वात और वायु लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर निर्वात ऐसे संभव नहीं बनाया जाता है, इसलिए उसको हम वायु में ही मान के चलते हैं। कुछ नहीं दिया गया तो हम वायु में ही मान के चलेंगे, और अगर कुछ दिया गया है माध्यम दिया गया है तो उसके लिए भी क्या करते हैं देखते हैं। तो 1/4 कब होगा, जब हमारा निर्वात में होगा आवेश या वायु में होगा। अगर वही ये निर्वात के लिए है, ये निर्वात या वायु के लिए है। अगर हमारा माध्यम किसी माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक के हो, परावैद्युतांक परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत आप चल के पढ़ेंगे। परावैद्युत जो अचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। तो उनका परावैद्युतांक होता है, जैसे चालक की चालकता होती है उससे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है, जिसको के से लिखा जाता है। तो अगर हमारा आवेश किसी निर्वात या वायु में ना रखकर किसी माध्यम में रखा गया हो जिसका परावैद्युतांक के है, तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या बराबर 1/0 के। यहाँ पे जो के और बढ़ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और के का मान जो होता है वो निर्वात और वायु के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए हमेशा 1 से अधिक होता है। धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। तो के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। तो या इसके जगह पर हम केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट न लिखकर क्या लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 है क्या? एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। दूसरा एप्सिलॉन को क्या कहेंगे तब, एप्सिलॉन जैसे ये 0 था, 0 का मतलब ही हमारा निर्वात हो गया, और 0 हट गया इसका मतलब किसी माध्यम में होगा, तो ये हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन 0 को कहेंगे हम निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन को कहेंगे परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। तो फिर से अगर देख ले कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर कोई दो आवेश है तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, वो कैसे पता चलेगा, उससे संबंधित हम कूलाम का नियम बताते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
उनके बीच के उनके उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और F प्रोपोर्शनल टू 1/r² यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को अगर कंबाइन रूप से लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। आप जानते हैं जब भी हम अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? जैसे ये प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं कि ये इसके बराबर है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये इस पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये इस पे डिपेंड करता है, ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा कि घटेगा, इसका ये मतलब होता है इसके बराबर नहीं है। और ये कांस्टेंट का मतलब क्या, उसकी वैल्यू क्या है, नियत है। जब इसमें और आया तब ये इसके बराबर हुआ, इसलिए कांस्टेंट जोड़ा जाता है। अगर ये डायरेक्टली इसी पे ही बराबर है, इसी के बराबर है, इसी पे ही क्यों डिपेंड करता है तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख दी जाती है। तो कांस्टेंट रखा जाता है, अगर वो बराबर होगा तो 1 रख देंगे, नहीं उसके बराबर हो तो उसकी कुछ वैल्यू होती है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने F इक्वल टू के P1 Q2 बटे r² हो गया। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, 9/10 की होगा बाई एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग द्वारा k बराबर 9 × 10⁹ इस 9 × 10⁹ को क्या लिखते हैं हम 1/4πε0, यानी इस k के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 9/10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर जब इस k के स्थान पर इतना रखेंगे तो हमारा बन जाएगा फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये कब है, निर्वात अथवा वायु के लिए। अगर यही हमारा आवेश निर्वात या वायु के स्थान पर किसी दूसरे स्थान पर रखा, किसी माध्यम में, किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो वहां पर हमारा हो जाएगा यह बराबर 1/4πε0 K। या तो केवल एप्सिलॉन रखेंगे तो हमारा एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन0 K। एप्सिलॉन रखते हैं लेकिन एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन0 K होगा, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता परावैद्युतांक का गुणा कर देते हैं तो हमको उस माध्यम की विद्युतशीलता पता चल जाती है। तो एप्सिलॉन या तो रखें या तो हम एप्सिलॉन0 K, यानी एप्सिलॉन0 के बगल में K बढ़ जाएगा। तो Q1/4πε0 K Q1 Q2 बटे r²। ये फार्मूला हमारा हो गया दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का, जहाँ पर K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर केवल एप्सिलॉन लिखा है तो उसे कहेंगे परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। और K की जो वैल्यू होती है निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होती है, बाकी सब के लिए 1 से अधिक होती है, धातुओं के लिए अनंत होता है। अब बात आती है, उसके बाद आपका आता है एप्सिलॉन0 का आंशिक मान मात्रक। ये क्वेश्चन बहुगुल्बी में बहुत पूछा जाता है। एप्सिलॉन0 का मात्रक और एप्सिलॉन0 का विमेय सूत्र मान तो आप लोग याद रख लेंगे, लेकिन एप्सिलॉन0 का मात्रक और विमेय सूत्र बहुत पूछा जाता है। तो एप्सिलॉन0 का आंशिक मान क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि 1/4π एप्सिलॉन0 जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर एप्सिलॉन0 का मान हमको निकालना तो एप्सिलॉन0 को एक तरफ करेंगे, या इसी को क्या करते हैं, पहले पलट दीजिए तो हो जाएगा 4π एप्सिलॉन0, और ये भी पलट जाएगा तो 1/9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन0 की वैल्यू निकालना, एप्सिलॉन0 को रोक लीजिए, 1/4π × 9 × 10⁹। उसके बाद फिर इसको हम ऊपर, ये हमारा कूलम स्क्वायर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा 1/पाई की वैल्यू 3.14 × 9 इसको हम चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा 10 के घात -9। जब भी कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसका चिन्ह, घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस था ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा।
और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब साइलेंस 0 बराबर 10⁻⁹, इसका अगर गुणा करेंगे तो वो 4 के 12, 14 चौके 56 गुणे 9 बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है यही होती है, एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसका मात्रक हो गया। तो मात्रक तो बहुत पूछा जाता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम इसका विमेय सूत्र निकालना चाहें एप्सिलॉन 0 का विमेय सूत्र, तो अगर मात्रक की बात है मात्रक से हम विमेय सूत्र निकालते हैं। मात्रक की बात करेंगे, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम क्या है, कूलाम किसको कहते हैं, कूलाम बराबर होता है धारा गुणे समय। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यानी कि धारा, या ऐसा कह सकते हैं आवेश का विमेय सूत्र, आवेश का विमेय सूत्र होता है AT। कैसे आया, क्योंकि आवेश Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT। तो Q बराबर जब IT हुआ तो IT एम्पियर होता है, एम्पियर को ऐसे लिखते हैं T फॉर टाइम AT, तो Q बराबर AT हो गया। तो जब AT हो जाए, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। न्यूटन, न्यूटन यानी कि बल, बल का विमेय सूत्र होता है mL/T-2। मीटर स्क्वायर, मीटर का L होता है, L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो m को ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा m-1, यहाँ L स्क्वायर और L हो जाएगा L3, ऊपर जाएगा हो जाएगा L-3, यहाँ T स्क्वायर और नीचे क्या है T-2, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2 ऊपर और नीचे से 2 गया तो हो जाएगा T⁴, इसका और इंटू A स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का जो विमेय सूत्र हुआ वो क्या हुआ, m-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन 0 का विमेय सूत्र। ये तो हो गया एप्सिलॉन 0 का विमेय सूत्र। अगर इसका मात्रक हम MKS पद्धति में यानी मीटर किलोग्राम में देखें तो इसी से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 का जो MKS पद्धति में मात्रक हुआ। वैसे तो जो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर है पर ऐसा ही पद्धति में हो गया। MKS पद्धति में बात करें तो यहाँ m फॉर यानी कि m किसका होता है विमेय सूत्र, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम किलोवर्स। L किसका होता है लंबाई का, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर -3। T किसका होता है T फॉर टाइम यानी कि सेकंड पावर 4, और A का मतलब एम्पियर स्क्वायर। ये हो जाएगा MKS पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मात्रक। अभी हमने बताया था कि जो अगर हमारा आवेश निर्वात में है तो उनके बीच कितना बल लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अगर यही आवेश उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखते हैं तो हमारा कितना होता है F बराबर 1/4πε0 K, क्योंकि माध्यम हो तो माध्यम का प्रत्यय इसमें जोड़ देते हैं Q1 Q2 बटे r²। इसको मान लेते हैं FM से लिखते हैं, तो मीडियम यानी कि माध्यम में रखा हुआ है। अब इसको हम डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो F/FM इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें 1/4πε0 पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, K बचेगा लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ K की बात करें, K क्या है हमारा माध्यम का परावर्तन, तो इस K का हम परिभाषा यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ पे F क्या है, F हमारा बल है दोनों आवेशों के बीच में, लेकिन कब निर्वात में रखा गया है तब। और FM क्या है, वही आवेश जब हमारा माध्यम में रखा गया उतनी दूरी पर तब। तो उन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम, माध्यम का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा के तरीके से कैसे कहेंगे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में निर्वात में रखने पर लगने वाला बल
तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तन कहते हैं। कि किसी दो आवेशों को निर्वात में किसी दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाला बल के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया परावर्तन की परिभाषा। एक परिभाषा इसकी और हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि एप्सिलॉन 0 लिखा हमने, और यहाँ अगर सिंपल हमने बताया था कि या तो हम एप्सिलॉन लिखेंगे और या तो एप्सिलॉन 0 के लिखेंगे, यानी कि हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर के बराबर निकालना चाहें तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ कह सकते हैं किसी माध्यम का परावर्तन उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तन कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि के बराबर 1 किसके लिए? निर्वात व वायु के लिए के बराबर 1 होता है, जबकि अन्य चीज़ों के लिए के इज ग्रेटर देन 1, और धातुओं के लिए के बराबर अनंत होता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि जो हमारा यहाँ अगर देखें इस क्वेश्चन में अगर सब चीज़ें कांस्टेंट है तो यहाँ Fm की प्रोपोर्शनल टू 1/k, यानी कि हमारा जो बल होता है वो परावर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर k का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। मतलब क्या है कि अगर आवेश को हम निर्वात से माध्यम में रख दें तो उनके बीच में जो बल होता है वो घट जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बल कब लगेगा? जब वो निर्वात या वायु में होगा तब। लेकिन उन्हीं आवेशों को उतनी दूरी पर माध्यम में रख देंगे तो उतना बल नहीं लगेगा, उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा? माध्यम का परावर्तन निर्वात के लिए k था, 1 था, लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए k से 1 अधिक हो गया, यानी k का मान बढ़ गया। जब k का मान बढ़ेगा तो हमारा बल घट जाएगा। तो यहाँ हमने परावर्तन की परिभाषा बताई, एक यहाँ पे कि निर्वात में रखने पर आवेशों के बीच में लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की परावर्तन कहते हैं। निर्वात और वायु के लिए परावर्तन 1 होता है और बाकी चीज़ों के लिए परावर्तित माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है और धातुओं के लिए अनंत होता है। के का मान अगर आवेश को निर्वात से निकाल कर माध्यम में रखते हैं तो उनके बीच में विद्युत बल घट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है, आ जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं और बता देते हैं आपको। जैसे कूलाम, जैसे हमने बताया कि 2 आवेश हैं, बल लग रहा है, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, बल लग रहा है, तो इनके बीच में बल लग गया, बीच की दूरी कितनी हो गई? R1। अब बल चूंकि जानते हैं कि हो सकता है ये बल इस पे लगाएगा और ये बल इस पे लगाएगा, ये वाला आवेश इस पे लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, क्योंकि जब दोनों आवेश है तो दोनों का अपना अपना क्षेत्र होगा, तो दोनों लोग एक दूसरे को खींचने या धकेलने का प्रयास करेंगे। तो जो ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा। तो अगर हम बात करें ये इस आवेश की कि मान लिया कि ये आवेश, पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, उस बल को मान लेते हैं हम कितना है? F12। यानी पहला आवेश दूसरे पे कितना बल लगा है? F12। और ये जो है ये इस पे बल लगा रहा है, इसको मान लेते हैं कि F21। बीच की दूरी की बात करें तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि अगर सदिश में बात कर रहे हो तो सदिश के ही रूप में चलेंगे, इधर से इधर जाना है तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ से जो इधर की दूरी है वो R12, वेक्टर R12, और इधर से इधर की दूरी इधर आना है तो इसकी दूरी हो जाएगी R21। तो अगर हम बात करें कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा है, तो कूलाम के नियम से अगर बात करें F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R। बीच की दूरी कितनी? इधर से उधर है तो R12 स्क्वायर।
ये तो उसका केवल परिमाण होगा, उस बल का परिमाण, क्योंकि बल सदिश के बात कर रहे हैं तो यहाँ हम वेक्टर लगाएंगे, और जब वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे अब चूंकि यहाँ स्क्वायर हो गया, ये पूरा परिमाण ही है, तो इसका हम दिशा कैसे बताएंगे, तो दिशा बताने के लिए यूनिट वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे 11वीं में, एकांक सदिश, जिसको हम ए कैप से लिखते थे। तो यहाँ ए कैप किस क्या होगा, ये होगा r12 कैप, क्योंकि r12 कैप वेक्टर ए कैप बराबर क्या होता है, r12 बटे वेक्टर r12 बटे r1 मॉड ऑफ r12, या इसको कह सकते हैं, इसकी वैल्यू r12 लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया परिमाण, और ये इसके क्या हो गई दिशा बता रहा है। ये हमारा हो गया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कि हमने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में दूरी भी होगी। तो ये वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2 बटे r12 स्क्वायर इंटू r12, इतना हो गया परिमाण, ये हो गया उसकी दिशा, बल की जो दिशा लगी वो। अगर इसी तरीके से हम ये वाला इस पे कितना बल लग रहा है वो भी निकाल सकते हैं। वेक्टर F21 निकालना चाहे तो 1/4π0, परिमाण वही है क्योंकि आवेश वही है, Q1 Q2 बीच की दूरी। अब यहाँ से इस पर बल लगाया तो इसकी दूरी लेना है r21 स्क्वायर, परिमाण हो गया। दिशा की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा r21 F, ये हो गया पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, ये हो गया दूसरे द्वारा पहले पे लगाया गया बल। तो ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया। अब इसमें कुछ एक नियम आएगा कि अगर देखें तो इन दोनों का जो परिमाण है ये चीज बराबर है, भले यहाँ r12 है यहाँ r21 है, लेकिन बीच की दूरी तो बराबरी होगी, यानी r12 r21 के बराबर है, लेकिन वेक्टर में नहीं, दिशा में नहीं बराबर है। r12 की दिशा इधर है और r21 की दिशा इधर है। तो अगर यहाँ से देखें r12 इज इक्वल टू माइनस r21, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत मतलब आगे माइनस लग जाएगा, इसको इसके बराबर लिखना चाहें तो माइनस लग जाएगा। तो उसी तरीके से हम इसको भी अगर इन दोनों को बराबर लिखना चाहें, या इस r12 के स्थान पर r21 रखना चाहें या r21 के स्थान पर r12 रखना चाहें, तो हमारा मिलेगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। यहाँ से सिद्ध होता है कि यानी कि पहला दूसरे पे जितना बल लगा रहा है दूसरा भी उतने पर ठीक उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रहा है, यानी प्रक्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है, जिसे हम न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। यानी कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगा रहा है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगा रहा है, क्योंकि वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21, ये पहला आवेश दूसरे पर और ये दूसरा आवेश पहले पर, लेकिन माइनस है, माइनस क्या शो कर रहा है कि दिशा क्या है विपरीत। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ऐसे ठीक लिखा जाएगा, हम वेक्टर लगा देंगे और यहाँ एक यूनिट वेक्टर जोड़ देते हैं। अगर यहाँ सिंपल r लिखते हैं तो यहाँ सिंपल r ही लिखेंगे, यहाँ पर एक सिंपल r भी लिख देंगे। तो कूलाम के सदिश स्वरूप में कुछ नहीं, आप वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ एक यूनिट वेक्टर जोड़ दीजिए, कूलाम का सदिश स्वरूप बन जाएगा। और इसका महत्व कूलाम के सदिश स्वरूप यही है कि इससे ये पता चलता है कि हमारा कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक आपका बहुल आवेशों के बीच बल, या कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे कि कूलाम के नियम ने दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल बताया कि दो आवेश हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, F बराबर 1/4π0 Q1 Q2 बटे r²। लेकिन अगर हमारा ऐसा सिस्टम हमारे पास जिसमें एक से अधिक दो से अधिक आवेश हो, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इतने ढेर सारे और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हमारे पास ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, ऐसे डॉट डॉट Qn हो गया, यानी n आवेश हमारे पास है। और हमको किसी एक आवेश पे ये ज्ञात करना है कि कितना बल लग रहा है। मान लिया कि इस आवेश पर कितना बल लग रहा है ये निकालना है, यानी कि पहले तो उन्होंने दो आवेशों के बीच में ही बताया कि कितना बल लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा बल है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उस आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि हम इस Q1 पर निकालेंगे कितना आवेश बल कार्य कर रहा है, तो इस Q1 पर हम जानते हैं इस Q2 के कारण भी बल लगेगा,
Q3 यानी कि इसके बीच में भी बल लगेगा, इसके बीच में बल लगेगा, इसके बीच में बल लगेगा, और ये भी इसके बीच में भी बल लगेगा। मान लेंगे यहाँ के बीच की दूरी R12, ये R13, ये R14 और ये R1N ऐसे मान लेते हैं। तो जो हम अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इस Q1 पर जो बल लगेगा तो जितने भी आवेश बल लगाएंगे सबके सदिश योग के बराबर होगा। सदिश का मतलब क्योंकि बल सदिश राशि है तो सदिश के साथ यानी कि दिशा पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि सदिश राशियाँ अगर समान दिशा में है तो जोड़ी जाती हैं, विपरीत दिशा में है तो घटाई जाती हैं, और अगर एक दूसरे भिन्न भिन्न दिशा में है तो उसके लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, परिणामी सदिश का बताया जाएगा। तो यहाँ Q1 पर कितना बल लगेगा, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा यानी कि मान लेते हैं इन दोनों के बीच कितना बल लगा F12 क्योंकि सदिश राशि है, इन दोनों के बीच मान लेंगे F13, इन दोनों के बीच में F14 और इसके बीच में F1N। तो जो हमारा इस पर कुल बल कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा, अगर F12 की वैल्यू पहले निकालें तो F12 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, वेक्टर में लिखना चाहे तो R1 ये हो गया। उसके बाद F13 की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/, इसी तरीके से 1/4πε0 Q1, और दूसरा आवेश क्या है Q3, बीच की दूरी कितनी है R13 स्क्वायर और R13 कैप। इसे F14 निकालना चाहें तो F14 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 पहला हो गया, दूसरा दोनों के बीच में निकालना है तो Q4 हो गया बटे R1 4 का स्क्वायर R14 कैप। इसी तरीके से F1N निकाले तो F1N इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, दूसरा आवेश QN है बटे R1N स्क्वायर R1N कैप। अब कुल बल निकालना है, कुल बल जैसा कि हमने बताया कि कुल बलों को क्या करें सदिश के हिसाब से हम जोड़ लेते हैं। तो कुल बल निकालना चाहे F1 पे तो F1 बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट जितने भी होंगे F1N। जैसे हमने यहाँ n तक मान लिया, 4 तक 5 6 7 ऐसे n तक जाएगा। सबकी अगर इन सब की वैल्यू उठा के इसमें पुट करें तो इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे कि कॉमन है, कुछ चीज़ें अगर हम देख लें तो कॉमन होगा, या सिंपल ऐसे यहीं से देख लें कि सभी बलों को हम जोड़ सकते हैं। F12 इक्वल टू F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट F1N, यानी जो किसी आवेश पे जितना बल निकालना है उस पे सभी आवेशों के कारण जितना बल लगता है सबके सदिश योग के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब समझना क्या है, समझना इसमें यही है कि अगर हमारा कहीं 2 से अधिक आवेश है तो जितना बल लगेगा तो उसको क्या कर लेंगे, सबके कारण पहले बल हम निकाल लेंगे और उसको फिर हम दिशा के हिसाब से जोड़ लेंगे या सदिश नियम से जोड़ लेंगे। अगर वो दिशा समान होती है, दोनों की दिशा समान होती है तो हम क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, और अगर विपरीत दिशा हो जाती है तो उसको हम घटा देंगे या उसके आगे हम माइनस लगा देते हैं। इसके बाद आपका वैद्युत बल के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। एक वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, आप जानते हैं प्रकृति में, जैसा आप 11वीं में पढ़े होंगे, प्रकृति में 3 प्रकार के बल पाए जाते हैं। और कौन सा, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा होता है नाभिकीय बल। जिनमें सबसे क्षीण बल या सबसे कमजोर बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे प्रबल बल क्या होता है, नाभिकीय बल। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ हमको वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है, यानी कि कौन ज़्यादा बड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल या वैद्युत बल बड़ा होता है। तो पहली चीज तो इसमें यह है कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है, द्रव्यमान के कारण। वस्तु में जो उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है उसका उतना ही वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और वैद्युत बल किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है। और एक चीज और, हमारा जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है, क्योंकि हमने बताया था समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल होता है। जबकि हमारा जो
गुरुत्वाकर्षण बल होता है केवल आकर्षण बल होता है, यानी इसमें केवल खींचने का गुण होता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसी वस्तु को ढकेलती नहीं है, तो इसके मतलब उसमें केवल आकर्षण का गुण होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, क्योंकि जब आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है, जब दो समान होंगे तो प्रतिकर्षण विपरीत होंगे तो आकर्षण, यानी कि जब दो तरीके का होगा तभी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लग सकता है। लेकिन देखा गया कि आकर्षण बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है केवल आकर्षण बल ही होता है। इसका मतलब चाहे जिस प्रकार जितने भी तरीके का द्रव्यमान रखना हो रख दीजिए, हमेशा वो खींचेगा ही, आकर्षण बल ही लगेगा, प्रतिकर्षण बल नहीं। इसका मतलब द्रव्यमान हमारा एक जैसा होता है। तो पहला पॉइंट इसका यही है कि जो वैद्युत बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आवेश हमारा दो प्रकार का होता है और गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक और द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। दूसरी चीज आप 11th में पढ़े होंगे, 11th और 9th दोनों पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है 1/F=G m1 m2 बटे r²। और यहाँ पर आपने वैद्युत बल का फार्मूला पढ़ा 1/4πε0 q1 q2 बटे r²। अगर दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखें, यहाँ के चलो मान कर देते हैं, दोनों फार्मूले से ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, द्रव्यमान है, तो यहाँ क्या है, आवेश है। द्रव्यमान जो कि हमने बताया गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान क्या होता है और वैद्युत बल आवेश के कारण होता है, बीच की दूरी वही है। तो यहाँ जी क्या है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, और यहाँ ये क्या है, ये नियतांक, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। तो ये भी नियतांक है और ये भी नियतांक है, लेकिन एक चीज इसमें नियतांक नहीं है, क्या, ये के। अगर ε0 तब तो इसकी वैल्यू होगी, लेकिन अगर के है तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, तब उससे क्या हो जाता है, एफ की वैल्यू कम हो जाती है। यानी ये के क्या है, माध्यम का परावर्तितांक है। अगर के की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब ये क्या है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं होता। आप जानते हैं इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक का मतलब ये ब्रह्मांड में सभी जगह समान होगा। अगर उतने ही द्रव्यमान को उतनी ही दूरी पर चाहे जहाँ रखा जाए तो उनके बीच के बल क्या होगा, समान होगा। जबकि वैद्युत बल ऐसा नहीं होता है। वैद्युत बल अगर उसी आवेश को उतनी ही दूरी पर निर्वात में रखें तो अलग बल होगा, और माध्यम में रखने से उससे बल कम हो जाता है। यानी कि हमारा जो वैद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि वैद्युत बल हमारा माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में बहुत क्षीण बल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने इस जी की वैल्यू रखी है 6.67 × 10⁻11, और यहाँ इस नियतांक की जो वैल्यू है 9 × 10⁹। यहाँ 10 के घात प्लस में, यहाँ 10 के घात माइनस में है, तो लगभग 10 के घात 23 का फर्क ही हो जाता है। 10 के घात लगभग 23 या जो भी हो, इतने का फर्क हो जाता है। इसका मतलब इसी वजह से हमारा ये वैद्युत बल क्या होता है, बहुत प्रबल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि 10 के घात माइनस लेने के दशमलव में चला जाता है, और ये 10 के घात में चला जाता है, यानी कि बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अगर तुलना करें, दो प्रोटॉनों के बीच की तुलना करें, तो दो प्रोटॉनों के बीच में इनका जो अनुपात होता है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का जो अनुपात होता है 1:10 के घात 36 अनुपात 10 के घात 1:10 के घात 36, यानी वैद्युत बल जो होता है दो प्रोटॉनों के बीच वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घात 36 गुना अधिक होता है, जो कि बहुत हो गया। अगर यही हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तब ये अनुपात और भी बढ़ जाता है 10 के घात 43/1, यानी कि हमारा जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में वैद्युत बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घात 43 गुना अधिक होता है। तो ये हो गया वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो 3 पॉइंट है इसमें कि वैद्युत बल हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा आवेश 2 प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान 1 प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट क्या हमने बताया
कि जो हमारा वैद्युत बल होता है वो माध्यम के परावर्तन पर डिपेंड करता है, यानी कि वैद्युत बल माध्यम बदलने पर बदल जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि सार्वत्रिक नियम है, इस ब्रह्मांड में कहीं भी आप माध्यम बदल जाए तो भी बदल नहीं सकता। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट जो हमने बताया कि गुरुत्वाकर्षण विद्युत बल की तुलना में काफी छेड़ बल है। दो प्रोटॉनों के बीच में इनका अनुपात 1:1036 और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में वैद्युत बल जो होता है 10⁻⁴1, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में होता है वो वैद्युत बल उससे 10⁻43 गुना अधिक होता है। अब एक चीज में आती है कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का क्या महत्व है? तो कूलाम का नियम का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कूलाम का जो नियम होता है वो छोटी से छोटी दूरी और बड़ी से बड़ी दूरियों के लिए भी लागू होता है। छोटी से छोटी दूरी यानी कि परमाणुीय दूरी, नाभिकीय दूरी के लिए भी लागू होता है। जैसे हम जानते हैं कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक पर धनावेश होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और नाभिक पर कैसा धनावेश, तो ऋण और धनावेश के बीच में कैसा बल होगा? विपरीत प्रकार के। इसका मतलब आकर्षण बल होगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से घिरे होते, नाभिक से बंधे होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तभी परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाए तो परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, यानी परमाणु दूरी के लिए भी कूलाम का नियम सत्य है, बड़ी से बड़ी दूरियों के लिए भी कूलाम का नियम सत्य है। तो यहाँ तक आपका हो गया कि वैद्युत आवेश क्या है, जो कि हमने कल बताया था। उसके बाद फिर कूलाम का नियम ये हो गया। अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है या कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।